चले दिनेश, चल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर करना है ना। आज वाले वीडियो में कंप्लीट है ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेंगे। दो होते हैं, एक तो कौन सा होता है भाई, आकार के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? आकार के आधार पर। देखो आकार के आधार पर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आकार के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मैंने कहा सर कौन कौन सा होता है? एक तो होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। चलेगा, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सीटी और एक होता है पीटी। सीटी और पीटी। चलेंगे आगे। अपन आज बात करेंगे सीटी की। किसकी बात करेंगे? सीटी। सबसे पहले तो उसका पूरा नाम ध्यान रखो, करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम होता है? करंट ट्रांसफॉर्मर। चले आगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इसका पूछा जाएगा सिद्धांत। क्या पूछा जाएगा? सिद्धांत क्या? किस प्रकार सिद्धांत? म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस सिद्धांत काम करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये अनोनी प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। ये मैं पहले करवा चुका हूं। अच्छा, उसके बाद यूज किस लिए करते हैं? इसका उपयोग सिरोपरि लाइनों पर, सिरोपरि लाइनों में उच्च मान की धारा मापने के लिए किया जाता है। किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? नाम में छुपा हुआ ना करंट। किस लिए यूज करेंगे इसका? धारा मापने के लिए। वो भी कौन सी धारा मापने के लिए? उच्च मान की। काम को हम उच्च मान के सर्किट में इसका उपयोग नहीं करते। उपयोग कहां करते हैं? सिरोपरि लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना। अगली खास बात देखो, सीटी जो होती है, सीटी में कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग। अगर ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग। एक तो होती है प्राथमिक वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? प्राथमिक वाइंडिंग। और दूसरी कौन सी होती है? द्वितीयक वाइंडिंग। इतना तो आपको सबको पता ही। चला आगे। इस सिरोपरि लाइन में लगता कैसा? वो देखो, इस सिरोपरि लाइन में ऐसे लगी होती है। इसे अपनी लाइन जा रही है। चला आगे। ये लाइन जा रही है। अच्छा, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, वो लगी होती है श्रेणी क्रम में, लाइन के श्रेणी क्रम में। चले आगे। और जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, आपको पता है बीच में, ये होगी द्वितीयक वाइंडिंग। चले, द्वितीयक वाइंडिंग पर लगा होता है एमीटर। क्या लगा होता है? एमीटर। धारा मापने तो एमीटर तो लगेगा। ये जो एमीटर होता है, ये निम्न परास का होता है। किस परास का होता है? निम्न परास का मतलब क्या समझते हो? कम मान की धारा मापने के लिए क्या करता है? चले, पूछे कितना होता है? ध्यान रखना, 0 से 5 एम्पीयर तक का। कितने का होता है? तो सीटी में क्या होता है? सीटी की दो बातें खास आपको याद रखनी। क्या? एक तो इस वाइंडिंग दो होगी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वाइंडिंग जो होती है वो लाइन के श्रेणी क्रम में लगी होती है। किस क्रम में लगी होती है? लाइन के श्रेणी क्रम में। चले आगे। अच्छा, उसके बाद इसमें देखो घेरे, आपको घेरों की संख्या कम नहीं लग रही क्या? अरे कम ही तो लग रही है ना। अच्छा, तो इसमें क्या लगेगी? श्रेणी क्रम में घेरों की संख्या क्या होती है? घेरों की संख्या द्वितीयक वाइंडिंग से क्या होती है? कम होती है। मैंने कहा सर इसका मतलब आप इतनी लाइन मन लिखो, ऐसे लिख दो, N1 का मान क्या होता है? कम होता है। किससे? N2 से। सीधे इतनी याद रखो ना। चलेगा। अगर N1 का मान क्या है? कम है, तो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? किस प्रकार का डाउन? थोड़ा पानी दे दूंगा। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है ये? स्टेप अप है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये? स्टेप अप। तो याद रखना, सीटी एक प्रकार का, सीटी लिख देता हूं पहले ये लाइन, सीटी एक प्रकार का
एक एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, नहीं होता क्या? कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है? स्टेप अप प्रकार का। भाई प्राइमरी में घेरों की संख्या कम है, सेकेंडरी में ज्यादा, तो कैसा होगा? स्टेप अप नहीं होगा। चलो अगली खास बात, प्राथमिक वाइंडिंग लगी होती किसमें? लाइन के श्रेणी क्रम, लाइन के श्रेणी क्रम में। चलिए आगे अगली। अच्छा, इसमें घेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। घेरों की संख्या क्या होती है? कम। अगर पूछे कितनी होती है तो याद रखना, हाँ, इसमें घेरों की संख्या, प्राइमरी में घेरों की संख्या कितनी होती है? एक या दो, एक या दो होती है, एक या दो होती है। चले आगे, चले अगला। यदि मोस्ट कर लेना इस लाइन को, मोस्ट, यदि प्राइमरी में यानी कि सेकेंडरी प्राथमिक वाइंडिंग में, कौन सी वाइंडिंग में? सीटी की प्राथमिक वाइंडिंग में यदि प्राथमिक वाइंडिंग में यदि प्राथमिक वाइंडिंग में घेरों की संख्या एक है, कितनी है? घेरों की संख्या एक है, तो वह बार ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? बार ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है? बार ट्रांसफॉर्मर। अगर घेरों की संख्या कितनी है? एक है। भाई आपको पता है सीटी किस प्रकार ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप है। स्टेप अप का मतलब क्या? प्राइमरी में घेरों की संख्या कम है तो कितनी होगी? एक या दो, एक या दो। अगर एक है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है? बार ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है? बार ट्रांसफॉर्मर। चले आगे, कोई द्वितीयक समस्या परेशानी हो जाएगा ना? बात करता हूं सेकेंडरी वाइंडिंग, किसकी बात करता हूं मैं? ये तो अपना अलग बात होगी। सेकंड द्वितीयक वाइंडिंग किसकी बात करते हैं अपन? द्वितीयक वाइंडिंग। एक बार इतना उतार लीजिए फिर चलते हैं। चले आगे। अच्छा, प्राथमिक वाइंडिंग में एक दो खास बातें याद रखो। अगर ये श्रेणी क्रम में लगी है, किस क्रम में लगी है? श्रेणी। तो प्राथमिक वाइंडिंग जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है मोटे तार कम लपेट से। मोटे तार कम लपेट से, कम लपेट से। ये किस प्रकार के तार से बनी होती है? मोटा तार। किस प्रकार? प्राइमरी किसकी बनी होती है? मोटा तार और कम लपेट। आपको पता है लपेट की संख्या तो वैसे एक दो है। मोटा तार हो, कैसा तार होगा? और आपको पता है मोटा तार होता है, मोटा तार का मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक। क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारा का मान कम नहीं हो जाएगा क्या? धारा का मान क्या बढ़े? प्रतिरोध का मान कम होगा। किसका मान कम होगा? प्रतिरोध। आपको एक शर्त पता है, आर जो होता है वो एरिया की क्या होता है? विद्युत क्रमानुपाती। नहीं होता क्या? एरिया जितना कम भाई जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम। प्रतिरोध कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा धारा जाएगी इधर से। इसलिए अपन कहते हैं उच्च मान की धारा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिखा है ना? तो प्राइमरी जो होती है मोटे तार और कम लपेट से बनती है। किस प्रकार से बनती है? मोटे तार और कम लपेट से। कम लपेट से क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं? प्रतिरोध कम रखा था और धारा का मान ज्यादा से ज्यादा हो सके। हो जाएगी क्या इतनी बात? बात कर रहा हूं द्वितीयक वाइंडिंग। चले ऐसे। अच्छा, इसमें घेरों की संख्या जो होती है यानी कि N2 का मान क्या होता है? N1 से ज्यादा। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। द्वितीयक वाइंडिंग में घेरों की संख्या क्या होती है? प्राइमरी से ज्यादा होती है। चले आगे, अगली खास बात। अगर घेरों की संख्या ज्यादा है, घेरों की संख्या ज्यादा है, घेरों की संख्या ज्यादा है तो वोल्टेज का मान क्या होगा? ज्यादा। अगर घेरे ज्यादा, क्यों? आपको पता है E1 समानुपाती क्या होता है? N1 के। अपन बात करें सेकेंडरी तो सेकेंडरी लिख लेते हैं, E2 बराबर क्या होता है? N2 समानुपाती। तो घेरों की संख्या ज्यादा तो वोल्टेज का मान भी ज्यादा। वोल्टेज का मान ज्यादा इसलिए कैसा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। आई क्या मेरी बात समझ? अच्छा, अगर आपको पता है वोल्टेज का मान ज्यादा तो धारा का मान क्या होता है इसमें? कम। सेकेंडरी में धारा का मान कम ही होगा, उल्टा होता है। तो याद रखेंगे कि I2 का जो मान होता है यानी कि सेकेंडरी का जो करंट है वो I1 से क्या होता है? कम होता है। ये लाइन समझ आएगी? चलेंगे भाई, घेरे ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा तो धारा कम। सीधी सीधी याद रखो। चले आगे, अगली कार्बन। अगर क्या है सॉरी सिंबल गलत लग गया ना, ऐसा होगा। चले आगे। अब I2 कम है तो यहाँ पे छोटा मीटर चल जाएगा। तो याद रखोगे द्वितीयक वाइंडिंग पर एक निम्न परास का
परास का एमीटर जोड़ा जाता है, एमीटर जोड़ा जाता है। मैंने कहा सर ये तो आप डायग्राम में बता चुके हो। परास अगर पूछे तो 0 से 5 एम्पेयर, 0 से 5 एम्पेयर तक का होता है। सवाल पूछा जाएगा सीटी में वाइंडिंग 2 होती है, सबको पता है। सीटी करंट ट्रांसफार्मर में एमीटर कहां लगा होता है, किस वाइंडिंग पे लगा होता है? द्वितीयक पे। किस पे लगा होगा? द्वितीयक वाइंडिंग पे लगा होगा। किस पे लगा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग पे लगा होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? किस पे लगा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग पे। मैंने कहा सर आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर मैं एक सवाल करूं, एक अपन क्या करते हैं सवाल यहां कर लेते हैं, छोटा सा ही मैं इसी में दे देता हूं। इसमें N1 जो है मैं मान लेता हूं कितना है, 1 घेरा। कैसा कितना घेरा है? 1 घेरा। अगर सिटी के किसी ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में घेरों की संख्या 1 है, तो किस नाम से जाना जाता है? बार ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? बार ट्रांसफार्मर। चलेगा? अच्छा, अगर आपने N1 बता दिया, क्या बता दिया? N1 बता दिया, और इसमें जो धारा जा रही है, कौन सी जा रही है? सॉरी, वोल्टेज जो जा रही है, वो वोल्टेज जो होगी ईपी तो होता है भाई, प्राइमरी का वोल्टेज तो ईपी होगा, है ना? तो इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं 11 केवी। कितनी लाइन है ये? 11 की लाइन है। कितने की लाइन है? 11 की लाइन है। तो प्राइमरी में देखो आपको घेरों की संख्या मिल गई। अरे मिली कि नहीं मिली? वोल्टेज भी मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? चले गए। और मैं इसमें धारा दे देता हूं। धारा अपने को पूछी गई। धारा क्या पूछी गई? प्राइमरी की धारा अपने को पूछेगा। प्राइमरी की धारा क्या करेगा? अपने को पूछेगा। चला गया। मैं N2 की वैल्यू, N2 जो है उसकी वैल्यू मैं दे देता हूं कितनी आपके पास है? इसमें N2 की वैल्यू अपन दे देते हैं। N2 की वैल्यू है कितनी? ये अपन दे देते हैं 300 घेरे। कितने घेरे? 300। N2 की वैल्यू कितनी है? 300। चले आगे। और मेरे को क्या पूछा गया? और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा जो प्रवाहित हो रही है सेकंड है, वो है 5 एम्पीयर। कितने की है भाई? निम्न ब्रांच का, इससे ज्यादा तो मापेगा नहीं। चले आगे। अब बताओ, इतना कुछ आपको दे दिया है, जिसमें से आपको क्या क्या दिया? देखो, ईपी की वैल्यू दे दी। अरे दी कि नहीं दी? देखो आपको क्या दे दी? प्राइमरी की वोल्टेज दे दी, प्राइमरी में घेरों की संख्या दे दी कि नहीं दे दी? अच्छा, प्राइमरी में करंट आपसे पूछा, प्राइमरी में करंट आपसे पूछा है। द्वितीयक में घेरों की संख्या दे दी, द्वितीयक में क्या दे दी? घेरों की संख्या, और द्वितीयक का करंट दे दिया। मेरे को आईपी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, करके देखो। चले आगे। सवाल सरल है। चलो, अपने को क्या निकालनी है? प्राइमरी की करंट निकालनी है। आपको पता है कि N2 बट्टा में N1 होता है कि नहीं होता? ट्रांसफॉर्मर रेशो का फॉर्मूला था बराबर। बराबर क्या होती है? धारा उल्टी चलती है कि नहीं चलती? I1 बट्टा में I2। ध्यान से, तो आपको सबको आता है। अच्छा, बराबर का बराबर। N2 की वैल्यू कितनी दी आपको? 300 बट्टा में N1 की वैल्यू 1 बराबर I1 की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि प्राइमरी की तो पूछेगी आपसे I1। I2 की वैल्यू 5 है कि नहीं है? तो इस गुणा का 5 इधर भाग का 5 गुणा में नहीं चला जाएगा क्या? तो बराबर का बराबर कितना का 5 किया 1500, बीच 00 I1 1500 एम्पियर। 1500 एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, ऐसा कोई मीटर है क्या जो आपके पास जो 1500 एम्पियर की धारा माप सकता है? लेकिन इसने माप दी। नहीं माप दी क्या आपके सामने? आई क्या मेरी बात समझ में? तो सर मेरे को ये सवाल बताइए, आपने आई ईपी क्यों दिया? ईपी से आप क्या निकाल सकते हो? सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्यों? ये भी तो एक होता है। एक बार मिटा दूं क्या इसको? मैं यहां पे वैल्यू लिख लेता हूं। ईपी की वैल्यू कितनी दी है? 11। ईएस की मेरे को निकालनी है या निकालनी है? N1 और N2 तो आपको पता ही है। देखो, कोई सा भी लगा लो, इन दोनों में से कोई से भी। मैं लिख देता हूं N2 बट्टा में N1 बराबर में, आपको पता है E2 बट्टा E1 नहीं होता क्या? ये तो बराबर नहीं चलती, खाली धारा उल्टी चलती है। N2 की वैल्यू कितनी है? 300। ठीक है। N1 की वैल्यू 1 थी, E2 की वैल्यू आपसे निकालनी है। E1 की वैल्यू दी थी 11, नहीं दी क्या? 11 क्या कितना होता है? 33, पीछे 00। E2 की वैल्यू नहीं आएगी क्या? 3300 केवी, 3300 केवी हो जाएगा क्या?
ये था करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या कौन सा था, दोबारा से बता दो। करंट जो ट्रांसफॉर्मर पूरा नाम होगा करंट ट्रांसफॉर्मर। सिद्धांत अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर वाइंडिंग की संख्या 2 होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में घेरों की संख्या होती है कम, सेकेंडरी में घेरों की संख्या ज्यादा। सेकेंडरी में घेरों की संख्या ज्यादा तो किस प्रकार ट्रांसफॉर्मर होता है ये, स्टेप अप प्रकार, स्टेप अप प्रकार। यदि प्राइमरी में घेरों की संख्या 1 है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, बार ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी ज्योति किस प्रकार के तार से बनती है, मोटे तार कम लपेट से। सेकेंडरी किस प्रकार के तार से बनती है, पतले तार अधिक लपेट। पतले लपेट संख्या ज्यादा आती है घेरों की, मैंने लिखवाई नहीं तो आप अटका लेना कहीं पे, यहाँ लिख देता हूँ। द्वितीय वाइंडिंग किस प्रकार के तार से बनती है, पतला तार, पतला तार अधिक लपेट, अधिक लपेट से बनी होती है, लपेट से बनी होती है, बनी होती है। आई क्या मेरी बात समझ में, अब मैं करके भी देख लिया, हो जाएगा क्या, इतना उतरा। अगला ट्रांसफॉर्मर का नाम है पीटी। चले आगे, अगला देखो पीटी कौन सा है, पीटी पूरा नाम क्या होगा पीटी का, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज का आपको पता है पोटेंशियल भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में क्या नाम होगा, विभव ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, विभव ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, विभव ट्रांसफॉर्मर है। चले आगे, पीटी का पूर्ण नाम क्या होगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये लगता है ऐसे, देखो ये लाइन होगी, चले आगे, ये L1 है, ये L, चले ये उठाया, ये हो गई प्राइमरी। कौन सी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी। ये बीच में ये हो गई सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया। अब एक बात बताओ, प्राइमरी जो लगी है तो किस क्रम में लगी है, लाइन के समांतर क्रम में नहीं लगी हुई क्या, है ना। देखो आपको पता है पीटी में भी कितने वाइंडिंग संख्या कितनी होगी, वाइंडिंग की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। एक तो होती है प्राइमरी, कौन सी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और एक कौन सी होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। चलिए पहले बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग में या इस वाइंडिंग में या प्राइमरी वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में घेरों की संख्या, कौन सी संख्या, घेरों की संख्या, संख्या घेरों की संख्या क्या होती है, द्वितीयक वाइंडिंग से, द्वितीयक दिखने से पता चल रहा है आपको, वाइंडिंग से क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। आई क्या मेरी बात समझ में। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि N1 का मान क्या होता है, N2 से ज्यादा। घेरों को इसे ऐसे तो प्रदर्शित करता है, चले गए N1 का मान N2 से ज्यादा होता है। चले आगे, अगली खास बात, प्राइमरी ज्योति किस प्रकार से तार से बनी थी, पतले तार, पतले तार अधिक लपेट, अधिक लपेट से, लपेट से बनी होती है। आपके सामने है ना, लपेट तो आपको ज्यादा सही खींचे, आपने पहले लिख दिया, यानी कि लपेट यानी घेरों की संख्या ज्यादा होती है, पतले तार और अधिक लपेट से बनी होती है। चलिए आगे, अब एक बात बताओ, चलो कोई नहीं, अगर दूसरी के लिख दे और अच्छा, ये वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी ये वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग लाइन के किस क्रम में लगी होती है, लाइन के समांतर क्रम, किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है, लगी होती है। किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लगी, किस क्रम में लगी होती है, दिख रही है ना आपको, समांतर क्रम में। चला गया, इसमें जो घेरे होते हैं वो कहलाते हैं N1, क्या कहलाते हैं, और ये घेरे क्या कहलाते हैं N2। इसमें जो वोल्टेज प्रवाहित होगा वो क्या कहलाता है, EP, क्या कहलाता है, प्राइमरी का वोल्टेज। इसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाता है, ES, यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज। होगा कि नहीं होगा, है ना, या E1 या E2 मान लो, एक ही बात है। चले आगे, अगली खास बात, आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगता है, स्टेप डाउन नहीं, का प्राइमरी में घेरों की संख्या ज्यादा है तो स्टेप डाउन होगा, सेकेंडरी में घेरों की संख्या कम होगी। तो अपन पहले नोट डाल के ये लिख लेते हैं, ये एक प्रकार का, ये एक प्रकार का, एक प्रकार का कैसा ट्रांसफॉर्मर है, ये एक प्रकार का कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन प्रकार। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन, डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। हो गई क्या मेरी बात समझ, आगे क्या मेरी बात समझ, किस प्रकार ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप
डाउन, अरे डाउन होगा, आपको कैसे होगा, प्राइम सेकंड में गैरों की संख्या कम है ना, तो लिख लेंगे। फिर मैं बात करता हूँ कौन सी द्वितीयक वाइंडिंग, कौन सी करते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग। देखो द्वितीयक वाइंडिंग चलेंगे, द्वितीयक वाइंडिंग में गैरों की संख्या क्या होती है, मतलब N2 का मान क्या होता है, N1 से कम, इसको तो उल्टा कर दिया। द्वितीयक वाइंडिंग में गैरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। चले आगे, अगली खास बात, इस वाइंडिंग पर, इस वाइंडिंग पर निम्न परास का, निम्न परास का क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। मोस्ट ध्यान रखना, वोल्ट मीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, लगा होता है। अब वोल्ट मीटर नाम आते हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पे वैसे वोल्ट में पोटेंशियल नाम आ गया था, तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, सिरोपरी लाइनों में, कहां पे, सिरोपरी लाइनों में, सिरोपरी लाइनों में उच्च मान का वोल्टेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में, चले आगे। अच्छा, वोल्ट मीटर का होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगा होता है, निम्न परास को होता है। अगर परास पूछो तो याद रखना 0 से 110 वोल्टेज से होता है, कितने क्षमता का होता है ये, 0 से 110 वोल्टेज, 0 से 110 वोल्टेज। इसमें भी एक अपन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, ताकि आपको याद हो जाएगा। चला गया, मैं आपको दे देता हूं, इसमें घेरों की संख्या N1 में जो है, N1 में क्या होता है, N1 का मान क्या होता है, एक प्रकार कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन प्रकार, मतलब घेरों की संख्या इसमें क्या होगी, ज्यादा। तो उसमें मैं मान लेता हूं कितने घेरे, 300, कितने घेरे, 300। N2 की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, N2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, कितनी है, 15 है, कितनी है, 15 वोल्टेज। अच्छा, द्वितीयक इसमें जो पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, यानी ES की वैल्यू दे देता हूं 110 वोल्ट, कितनी वोल्ट है, 110 वोल्ट है। और आपको ईपी निकालना है, क्या निकालना है, ईपी निकालना है, निकल जाएगा क्या, देखो कैसे निकलेगा। ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपके पास फॉर्मूला पड़ा है, नहीं पड़ा क्या, अब यहां कर देता हूं, देखो अपन क्या लिखते हैं, ES बटा ईपी बराबर क्या हो जाएगा, NS बटा NP हो जाएगा ना। अगर ऊपर S है तो ऊपर S लिख दो, अगर ऊपर P है तो P लिख दो, चले कैसे भी कर दो, आंसर सेम आएगा। देखो ES की वैल्यू तो आपको निकालनी, सेकेंडरी की तो निकाल, सॉरी ES की तो वैल्यू देते हैं, ES की वैल्यू कितनी दी आपको, 100, मात्र 110 वोल्ट है, कितनी है, 110। EP की वैल्यू कितनी है, निकालनी, बराबर NS की वैल्यू सेकेंडरी में घरों की संख्या कितनी है सॉरी 15, कितनी है 15। NP की वैल्यू कितनी है 300। चला गया, यहां से ये कट रहा ना 15 के पड़े से, 15 कम 15 तो नहीं, तो 1/20 आ गया, कितना आ गया, तो ईपी को तो इधर भेज दो, और 20 का आंसर आ जाए 110 के पास, तो नेट आंसर आएगा 110 इंटू में 20 बराबर में क्या हो गया, ईपी। भाई ईपी तो इधर चला गया, 1 से गुणा करेगा तो ईपी आएगा, ये 20 से गुणा करके 110 हो गया, 110 को गुणा करना 20 से, 11 दूनी कितना होता है 22, पीछे कितनी जीरो होगी, 2 जीरो, ईपी हुआ कि नहीं हुआ। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2.2 केवी भी लिख सकते हैं ना भाई, 1000 का भाग दे देंगे। अब देखो प्राइमरी वोल्टेज तो कितनी है, खाली 110 है, सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज खाली 110 है, जबकि प्राइमरी वोल्टेज देखो कितनी है 2200 वोल्ट है, कितनी है, तो आपके पास कोई मीटर है जो 2200 वोल्टेज माप सकता है, लेकिन इसने माप दिया, कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते क्या। ये था आपका सीटी और पीटी। बात करता हूं पीटी की, दोबारा सुनना, पीटी का पूरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, क्या होता है पोटेंशियल, किस काम आता है, सिरोपरी लाइनों में, सिरोपरी उच्च मान की धारा मापने के लिए, सिरोपरी लाइनों में उच्च मान की वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए। चले आगे। अच्छा, प्राइमरी किस क्रम में लगी होती है, इसमें समांतर क्रम में, लाइन के समांतर क्रम में। अच्छा, एमीटर सॉरी वोल्ट मीटर कहां लगा होता है, द्वितीयक वाइंडिंग पर, कहां लगा होता है, द्वितीयक वाइंडिंग। ये किस प्रकार ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन प्रकार, स्टेप डाउन प्रकार। इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, हो जाएगा ना। सबसे इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट टॉपिक आपसे होगा जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इतना उतार लो फिर चलते हैं। तो पढ़ के आए हो ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर, चालू कर भाई, चालू कर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर चले आगे। ऑटो ट्रांसफॉर्मर कर लिया ना पहले आपने, अब बताते जाना सीधा सीधा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। चले आगे।
अच्छा अब बताओ मेरे को, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? अगर सिद्धांत पूछा, शाबाश, सिद्धांत या प्रिंसिपल कौन सा होगा? स्वप्रेरण, स्व प्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। अच्छा उसके बाद आपको पूछी जाएगी वाइंडिंगों की संख्या, वाइंडिंगों की संख्या। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कितनी होती है? एक। वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? केवल एक वाइंडिंग होती है। चले आगे। अच्छा कैसे होकर काम करेगा? देखो ये मेरी वाइंडिंग हो गई, चले आगे। ये मेरी क्या होगी? एक वाइंडिंग होगी। और जिस तरह आपको पता है सप्लाई जोड़ते, क्या जोड़ते हैं? सप्लाई। और सप्लाई हमेशा कौन सी दी जाती है? डीसी को, सॉरी एसी दी जाती है। ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है? एसी पे। जैसे इसको सप्लाई देगी तो ये कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? प्राइमरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अच्छा उसके बाद मैं यहीं से एक ले लेता हूं, एक दो टर्मिनल निकाल लेता हूं यहां से, और यहां मैंने लिख दिया लोड। क्या लिख दिया? लोड। ये कौन सी वाइंडिंग हुई? सेकेंडरी हुई कि नहीं हुई? जिस तरफ लोड जोड़ते वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी कि नहीं होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ना। अच्छा सर कहना क्या चाह रहा हूं वो देख रहा हूं। अब देखो ये तो है प्राइमरी के घेरे, किसी घेरे? प्राइमरी में घेरे। ट्रांसफॉर्मर में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। मैंने कहा सर कौन कौन सा? एक तो होता है स्टेप डाउन, तो दूसरा कौन सा जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एक तो स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। अब आपको पता है स्टेप डाउन और स्टेप अप में क्या फर्क होगा? आपको देखने से ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर लग रहा है? स्टेप अप लग रहा है, स्टेप डाउन है? ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर लग रहा है? स्टेप अप लग रहा है, स्टेप डाउन लग रहा है? देखो इधर जो घेरे हैं ये सारे घेरे हैं, इसको सप्लाई दी, ये घेरे कहलाते हैं N1 या NP कहलाएंगे। सेकेंडरी में घेरे देखो इतने ही तो काम आ रहे हैं। सेकेंडरी के घेरे यही तो इसके बीच में जो घेरे हैं इसके बीच, तो ये हो गया कितना है? N2 वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई? N2 हो गई। अब बताओ घेरों की संख्या N2 का मान ज्यादा है N1 का? N1 का मान ज्यादा है और N2 का कम। N2 का मान कम है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है? स्टेप डाउन कहलाता है। तो स्टेप डाउन में क्या होगा? जब क्या होता है N2 का मान क्या होता है? N1 से कम। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है? स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन के अंदर आपको पता है क्या होता है? सेकेंडरी का वोल्टेज का मान क्या होता है? कम होता है। किसके? प्राइमरी से। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें धारा उल्टी चलेगी, तो IS का मान क्या होता है? ISP से ज्यादा। ये तीन लाइनें रोज लिखता हूं, आपको अब तो याद होगी। स्टेप डाउन है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो सेकेंडरी में घेरों की संख्या कम। सेकेंडरी में घेरों की संख्या कम तो वोल्टेज का मान भी सेकेंडरी का कम। कम वोल्टेज अगर कम सेकेंडरी का तो धारा का मान क्या होगा? ज्यादा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सेकेंडरी की करंट क्या होती है? प्राइमरी से ज्यादा। जिस तरह मुंह खुला वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। यहां तक हो जाएगा ना। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है? स्टेप अप हो जाएगा। N1 क्या हो जाएगा? ज्यादा। N1 का मान क्या हो जाएगा? N2 से ज्यादा। तो N1 का मान ज्यादा तो E1 का मान, EP का मान भी क्या होगा? ES से ज्यादा। मैं प्राइमरी में घेरों की संख्या तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा, तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे नहीं होगी क्या? तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं। ये दिखने में कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगता है आपको? स्टेप डाउन नहीं लग रहा क्या? स्टेप डाउन नहीं तो लग रहा है भाई, घेरों की संख्या कम है। अब देखो सर कहना क्या चाह रहा हूं। अब इसके अंदर एक बाइंडिंग, पूरी बाइंडिंग है। चलेंगे? बाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? एक। जब क्या करते हो आप? प्राइमरी बाइंडिंग में घेरों की संख्या ज्यादा रखते हो तो कौन सा कहलाएगा? स्टेप डाउन। अगर प्राइमरी में घेरों की संख्या क्या हो जाती है? कम, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा?
अप। कैसे सर? अगर मैं यहाँ पे लोड ना लिख के क्या लिख दूं? सप्लाई लिख दूं। क्या लिख दूं? सप्लाई। और यहां पे मैं क्या लिख दूं? लोड। तो ये कौन सी बन जाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये कौन सी बन जाएगी? कौन सा ट्रांसफार्मर लग रहा है आपको? अब देखो प्राइमरी में घेरों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी में क्या होगी? तो स्टेप नहीं होगी क्या? अरे हो गया ना। तो सर ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं आपको। वापस सेम डायग्राम रखता हूं ताकि आप भूलोगे नहीं। चलेंगे? अब देखो इसमें एक वाइंडिंग क्या आ रही है? पूरी एक वाइंडिंग एक तरफ और आधी वाइंडिंग एक तरफ। अच्छा, प्राइमरी में घेरों की संख्या तो N1 हो गया। क्या हो गया? N1 हो गया। और प्राइमरी की करंट क्या होती है? IP होती है कि नहीं होती? सेकेंडरी में जो करंट जाएगी वो क्या कहलाती है? IS। IS कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अब एक बात बताओ, IS का मान इसमें ज्यादा होगा कि IP का मान ज्यादा होगा? मेरा ये सवाल है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है दिखने में आपको पता होना चाहिए स्टेप अप है या स्टेप डाउन। पहले तो ये इसके अंदर IS का मान ज्यादा होगा या IP का मान ज्यादा होगा? IS का मान ज्यादा होगा। स्टेप डाउन है ना, किसका मान ज्यादा होता है? IS का। अब देखो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तो ये होगी, कौन सी होगी? IP होगी। कौन सी होगी? IP होगी। इसमें धारा प्रवाहित होने वाली IS होगी। कौन सी होगी? IS होगी। नहीं होगी क्या? इसमें जो धारा निकल रही है, इसमें जो धारा आएगी भाई, यहां तक तो धारा कौन सी चलेगी? IP चलेगी। इस पूरे के अंदर तो कौन सी चलेगी? IP चलेगी। चलेगी। स्टेप अप में क्या होगा? N1 का मान ज्यादा होगा। N1 का मान ज्यादा, प्राइमरी में घेरों की संख्या ज्यादा होगी। घेरों की संख्या होगी, प्राइमरी करंट कम हो जाएगी। सही तो है। स्टेप डाउन में घेरों की संख्या क्या होगी? N1 में ज्यादा, N2 में कम होगी। स्टेप डाउन क्या होगा? एंड स्टेप डाउन क्या? N2 का मान क्या होता? कम नहीं होता क्या? N2 का मान कम होता किससे? N1 से। घेरों की संख्या क्या होती है? प्राइमरी में कम होती है। कहां दिक्कत आ रही है? अरे देखो एक तो होता है NP और एक होता है NS। अगर स्टेप डाउन है तो NS का मान क्या होगा? कम। मैं NS ना लिख के 2 लिख देता हूं, यहाँ पे 1 लिख देता हूं। तो N1 में क्या होगा? घेरों की संख्या ज्यादा, N2 से कम होगी। घेरों की संख्या कम हो गई तो वोल्टेज भी क्या हो गया? कम हो गया। वोल्टेज कम हो गया, धारा कहां करता हो रहा है? अच्छा ये है, शाबाश। ये भी क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे होगा। एंड भाई स्टेप पे तो घेरों की संख्या N2 में क्या होगी? ज्यादा। N2 में घेरों की संख्या ज्यादा तो ES का मान भी ज्यादा। ES का ज्यादा तो IS का कम हो गया। हो जाएगा क्या? अब आ जाओ इधर देखो। पूरी ये जो पूरी बनी होती है वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर की। किसकी बनी होती है? कॉपर बनी होती है। इतना भाग तो कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है? इन दोनों में कॉमन चल रहा है ना। तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा, इसमें जो आपको क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। या जो आपको धारा मिलेगी, क्या मिलेगी? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है इतने में। वो तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? कंडक्शन के द्वारा। ये चीज कॉमन नहीं है, बीच में नहीं आ रही दोनों की। तो इसमें जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है वो होता है इंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इंडक्शन के द्वारा। जबकि आप जो मेन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, ऐसे तो पढ़ा आपने ट्रांसफार्मर, सामान्य ट्रांसफार्मर ऐसे तो पढ़ा था। इसके अंदर दोनों वाइंडिंग के बीच जुड़ी हुई थी क्या? कहीं पे कहीं नहीं जुड़ी थी। तो केवल क्या करता था? ऐसे तो निकल रहा था फ्लक्स, ऐसे तो निकल रहा था। तो केवल सामान्य जो ट्रांसफार्मर है उसमें तो ऊर्जा स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? केवल इंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इंडक्शन के द्वारा। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इंडक्शन और कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के द्वारा। इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के द्वारा। आई क्या मेरी बात समझ में? दूसरी खास बात, इसमें जो घेरा, यहां जो घेरों की संख्या वो कितनी है? इस पूरे में तो N1 है, या आगे इसमें घेरों की संख्या कितनी होगी? N2। तो इंडक्शन में कितना बच गया घेरों की संख्या?
भाई प्राइमरी में कितने सारे के सारे, यानी कि N1 पूरा हो गया, सेकेंडरी में क्या हो गया, केवल N2 हो गया, मतलब इतने घेरे हो गए। ये कितने घेरे बचे, कैसे नहीं, जैसे मान लीजिए पूरे कितने रुपए, 10 घेरे, इसमें कितने घेरे, 10 घेरे, कितने घेरे, 10 घेरे, इसमें इसने कितने काम ले लिए, 4 घेरे काम ले लिए, तो बचे कितने, तो यही वाले तो बचे। तो मैं कैसे निकालूंगा, N1 माइनस N2, नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा। इनटू में अपन क्या कर देंगे, धारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धारा। इनटू क्या कर दी, प्राइमरी की करंट, इसमें करंट कौन सी प्रवाहित होगी, आईपी तो प्रवाहित होगी, अरे इसमें तो आईपी प्रवाहित होगी। चलेंगे, ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉपर की आवश्यकता, कॉपर की आवश्यकता। मैंने कहा सर ये नई चीज के लिए, आपको पता है बाइंडिंग में, आपको अगर बाइंडिंग बनाए तो उसमें तांबा लगेगा नहीं लगेगा, कितना तांबा लगेगा, कितना तांबा लगेगा। देखो ये जो इंडक्शन में पाइप दो पार्ट में होती है बाइंडिंग, एक तो इंडक्शन के द्वारा होगी, एक कंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन में कितनी बच गई है आपको पता है, घेरे कितने हो गए, N2 माइनस N1। अगर आपको कॉपर चाहिए तो क्या कर देंगे, धारा, भाई ऐसे निकालेंगे ना भाई, एक को आपको क्या चाहिए, एक वाइंडिंग बनाने, उसमें घेरे कितने घेरे, तो कैसे पता चलेगा भाई कितना तांबा लगेगा। अपन घेरा कितना बड़ा कर रहे हैं भाई, वाइंडिंग कितनी बढ़ा रहे और कितने एम्पीयर के लिए बना रहे, इसके आधार पर जो बना रहे। जैसे अपन डब्बा लाते हैं, दो तीन डब्बे लाए, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 3 लीटर का, नहीं लाते क्या, अपन आवश्यकता अनुसार लगे, अपने को कौन सा लगेगा भाई, आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो। अगर आपके पास 5 लीटर तो 5 लीटर का डब्बा काम में लेंगे, 3 है तो 3 लीटर का काम लेंगे। तो यहाँ पे कॉपर कितना लगेगा अपने कैसे पता चलेगा, आपको धारा कितनी ही लेनी है, साथ में क्या होगा उसमें घेरे कितने होंगे, उन दोनों की क्या होगी गुणा, तो आपको निकल गया कॉपर की आवश्यकता। मिली कि नहीं मिली, मिल गई ना। चले आगे। अच्छा, उस सेकेंडरी वाइंडिंग, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या कैसे निकलेगी, वापस सेम नहीं होगा भाई, घेरे कितने हैं, घेरे भाई टर्न हो गए, N2 में धाराएं तो लिखेंगे, ये तो यहां पे क्या है। अब तो N2 में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें घेरे कितने हैं, N2 लिखता हूं, कितने घेरे हैं, N2 है भाई, संख्या तो पता नहीं कितने घेरे, N2। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, देखो टोटल धारा कितनी है, IP, इधर चलेगी IS, तो बची कितनी, वही तो इसमें आएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे ध्यान देना, मैं लिख दूंगा IP माइनस IS, IP माइनस IS, IP माइनस IS। जैसे मान लीजिए यहां से धारा आई चलेंगे, कुछ धारा इधर चलेगी, कुछ धारा क्या चलेगी इधर होगा, सर्किट पूरा कर ले, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो अपन क्या लिखेंगे, IP माइनस IS लिखेंगे कि नहीं, तभी तो वो आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा वो सही लिखा है, हालांकि मान किसका ज्यादा होता है, IS का ज्यादा दिख रहा है आपको IP का, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, IS का ज्यादा है, तो अपन लिख देंगे यहां पे IS माइनस IP। आई क्या मेरी बात समझ में, जबकि यहां पे ऐसा नहीं लिखा था अपन पहले, क्यों, धारा उल्टी चलती, धारा क्या चलती है, उल्टी चलती, हो गया क्या। तो ये तो है भाई द्वितीयक वाइंडिंग में कॉपर की आवश्यकता, द्वितीयक वाइंडिंग में कॉपर की आवश्यकता। आई क्या मेरी बात समझ में भाई। टोटल में नाम दे देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं P, क्या लिख देता हूं P, और यहां पे क्या लिख देता हूं Q, और ये जो लास्ट पॉइंट इस पे लिख देता हूं R, क्या लिख देता हूं R। ये जो इंडक्शन है ये कितनी वैल्यू है, P Q की वैल्यू है इतना ही तो P और Q के बीच ही तो इंडक्शन। चले आगे। अच्छा, ये जो द्वितीयक वाइंडिंग है इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये किसका होगा, Q से R तक की वैल्यू क्या होगी, कॉपर कितना चाहिए, द्वितीयक का हो गया, P से Q के बीच में कितना कॉपर चाहिए, किसका हो गया, इंडक्शन के द्वारा हो जाएगा ना। चले आगे। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल ट्रांसफार्मर की नहीं निकल जाएगी क्या, अगर PQ प्लस QR को अगर जोड़ दूं तो पूरी वाइंडिंग की नहीं निकल जाएगी, अरे निकल जाएगी ना। तो अपन एंड में अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की आवश्यकता, कॉपर की आवश्यकता। अब बताओ कॉपर की आवश्यकता कितनी होगी, एक तो इतना पार्ट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये वाला तो मैंने लिख दिया क्या, PQ प्लस ये वाला पार्ट भी तो जुड़ेगा तभी तो पूरी वाइंडिंग होगी, तो क्या लिख दूंगा Q प्लस
आर हुआ कि नहीं हुआ? चले आगे दोबारा समझना इस बात को। आपको पता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग संख्या कितनी होती है? केवल एक होती है। दो प्रकार का होता है, जब क्या होता है प्राइमरी में घेरों की संख्या ज्यादा तो स्टेप डाउन, और प्राइमरी में घेरों की संख्या कम तो स्टेप अप ट्रांसफर। इतना हो गया। अब कॉपर की आवश्यकता कितनी है? इसके अंदर जो ऊर्जा स्थानांतरण है, ऊर्जा स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कीड़ा क्या तेरे कभी इधर आ रहा है कभी इधर जा रहा है, तो पहले उस साइड बैठा था ना। चलेंगे इसमें ऊर्जा स्थानांतरण दोनों तरह से होता है, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के द्वारा। इंडक्शन जो होगा, जो वाइंडिंग कॉमन नहीं आ रही उस वाइंडिंग में किसके द्वारा होगा ऊर्जा स्थानांतरण? इंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? इंडक्शन के। ये सारी की सारी अच्छे से नोट्स में लिखना। और जो वाइंडिंग कॉमन आ रही है उसमें धारा स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कंडक्शन के द्वारा। चलेंगे। अच्छा, ये वाइंडिंग दो पार्ट में होगी। कितने पार्ट में होगी? एक तो इंडक्शन के द्वारा होगी, एक किसके द्वारा होगी? कंडक्शन। अब ऊपर निकालते हैं, इंडक्शन में जो कॉपर चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा? तो जितने घेरे हैं उसको क्या कर देंगे? धारा से गुणा। तो किसकी जरूरत क्या निकल जाएगा? इंडक्शन के। तो इंडक्शन जो चाहिए वो क्या निकल जाएगी? कॉपर की आवश्यकता निकल गई। द्वितीयक में कितनी चाहिए? तो द्वितीयक में क्या कर देंगे? घेरों की संख्या इंटू धारा। आपको पता है आईएस का मान क्या होता है? ज्यादा, इसलिए मैंने आईएस माइनस से क्या लिख दिया? आईपी। अब पूरी वाइंडिंग का निकालना आपको, तो पूरी वाइंडिंग के अंदर क्या कर देंगे? पी क्यू प्लस में क्यू आर, तभी तो पूरा निकलेगा। अच्छा, तो आपने क्या किया? पी क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है? N1 माइनस N2। अरे निकाली कि नहीं निकाली? N1 माइनस N2, N2 भी क्या हो गया? आईपी। बीच में काय का निशान है? प्लस। क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली अपने? आईएस माइनस आईपी इंटू में क्या हो गया? N2। यहां तक कोई दिक्कत समझ लग रही है तो बताओ, हो जाएगा ना? चलो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इतना उतारो फिर आगे करवाता हूं। ये लाइन उतार के रखो, मेरे को चाहिए होगी। चलेगी आगे। अपन निकालेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। किसमें? चलो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। किसमें? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की जरूरत यानी कि तांबे की आवश्यकता। तांबा की आवश्यकता भाई कितनी जरूरत आपको पड़ेगी, कैसे पता चलेगा? तो आपको पता कि धारा कितनी कितनी जा रही है, घेरे कितनी, उसके आधार पर होगा। तो कितनी होगी? एक तो इंडक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इंडक्शन था, और एक क्या था? कंडक्शन। कंडक्शन इन दोनों के द्वारा मिलके तो निकलती है। इंडक्शन में जो कॉपर चाहिए वो क्या चाहिए? N1 माइनस N2। N2 भी क्या लग जाता है? प्राइमरी की करंट। प्लस में कंडक्शन में कैसे निकलेगा? धारा कितनी चलेगी? IS माइनस IP इंटू में क्या लग जाएगा? N2। क्यों? इसमें तो घेरे अपने को पता है N2 होते हैं। अच्छा, गुणा करो तो IP की गुणा करो N1 से, कितना आएगा? N1 IP माइनस N2 IP। होगा कि नहीं होगा भाई? इस IP की तो दोनों से गुणा करनी पड़ेगी, खाली तो करना है। इतना तो होता है N1 IP, बीच में माइनस तो माइनस N2 IP प्लस गुणा करो, कितना लिखा है? N2 IS माइनस, बीच में गया माइनस, माइनस क्या लग जाएगा? N2 IP। यहां तक को दिक्कत समस्या लग रही है तो बता दो, क्यों अब यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहां तक तो खोल दिया, खाली खोलना था, खोल के रख दिया ना। चलो अब एक बात बताओ, एक ट्रांसफॉर्मर रेशो अनुपात है। जैसे आपको पता है क्या लिखता है? N2 बट्टा में N1 बराबर में धारा उल्टी चलती कि नहीं चलती? धारा अगर उल्टी चलेगी तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? उल्टे प्राइमरी ऊपर चली जाएगी और सेकेंडरी क्या जाएगी? नीचे। ऐसे तो होगा। मैं PPS क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने PS लिखा इसलिए लिख दिया। ना N1 और 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इधर भेजूं और इसको मैं इधर भेजूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी? N2 IS या 1 लिखे? लिखो, यहाँ क्या है? 1 है। सेकेंड रीजन है 2 I2 माइनस I1, और यहाँ पे भी क्या लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। P मतलब प्राइमरी यानी कि 1 N2 तो है ही, और यहाँ पे भी क्या हो गया? 1। दोबारा लिख देता हूं, N1 इंटू I2 इंटू प्राइमरी की करंट, I2 माइनस I1 इंटू घेरों की संख्या द्वितीयक में। इसको अगर खोलोगे तो N1 I1 माइनस N2 I1, इसको कर लोगे तो N2 I2 N2 I2 माइनस क्या होगा? N2 I1। यहां तक हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो मैं यहां लिखूंगा
N2, ये तो उल्टा चलेगा ना, बराबर। यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया वन, और यहाँ पे I1 बटा में I2, उल्टा चलेगी धारा। तो यहां लिख दिया I2 बराबर में N1 I1। क्या ये सही है क्या? सही है, दोनों क्या होते हैं बराबर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है N1 I1, N1 I1, और ये किसके बराबर होता है N2 I2। तो N2 I2 नहीं होगी क्या? तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख दूं, तो इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू लिख लिया N1 I1, ये इसकी तो बराबर है। तो देखो यहाँ पे प्लस का एक N1 I1 पड़ा, यहाँ पे प्लस का N1 I1 नहीं पड़ा क्या? तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 2 N1 I1। होगा कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? चला गया। अब यहां पे देखो N2 I1 और N2 I1 दोनों किसके हैं? माइनस के, एक नहीं है, दोनों किसके हैं? माइनस के। तो लिख देंगे एक ही होगा, एक हो गया, माइनस का माइनस 2 हो गया N2 I1। हो गया ना, यहां तक कोई ऐड नहीं है। अब देखो इन दोनों में से मैंने 2 ले लेता हूं कॉमन। क्या ले लेता हूं? 2 कॉमन ले ले। क्या ले लिया? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा N1 I1 माइनस क्या बच गया N2 I1। बचा कि नहीं बचा? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो तांबे की आवश्यकता पड़ती है वो कैसे निकाले जाती है? 2 इंटू N1 I1 माइनस N2 I2। यहां तक कोई दिक्कत समझ लग रही क्या? हो जाएगा ना। अब देखो एक बात बताओ, अपने पास एक कैसा ट्रांसफॉर्मर है? सामान्य ट्रांसफॉर्मर। कैसा ट्रांसफॉर्मर है? सामान्य ट्रांसफॉर्मर। तो मैं लिखूंगा सामान्य ट्रांसफॉर्मर में तांबा की आवश्यकता, तांबा की आवश्यकता। तो सामान्य अगर ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें कैसे निकलेगा? सामान्य ट्रांसफॉर्मर उसमें वाइंडिंग कितनी होती है? 2 होगी कि नहीं होगी? तो क्या लिख देंगे प्राथमिक वाइंडिंग में कॉपर कितना चाहिए, प्लस में क्या लिख देंगे द्वितीयक वाइंडिंग में कॉपर। बट नॉर्मल तो ऐसे ही होता, 2 वाइंडिंग होती प्राथमिक और द्वितीयक। अच्छा, प्राथमिक वाइंडिंग में कॉपर की अगर जरूरत तो कैसे निकलेंगे? कितने घेरे और किससे गुणा कर देंगे? धारा से। बात किससे कह रहे? प्राइमरी को पीपी लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा, प्लस में द्वितीयक वाइंडिंग में क्या लिख देंगे? NS इनटू में IS। भाई कितने कॉपर कैसे निकाला जाता है? कितना चाहिए, कितने घेरे हैं उससे क्या कर दो, उसमें धारा कितनी है उससे तो गुणा करेंगे। प्राइमरी कर रहे तो NP इंटू IP हो गया, और द्वितीय की निकालो क्या हो गया NS इंटू IS। आई क्या मेरी बात समझ में? तो ये तो क्या नॉर्मल का। अब देखो क्या लिखता हूं मैं, एक तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तांबा की आवश्यकता, तांबा की आवश्यकता बट्टा अपोन में इन दोनों की तुलना करते हैं। सामान्य ट्रांसफॉर्मर में तांबा की आवश्यकता चलेंगे। अब बताओ ऑटो जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें तांबे की कितनी आवश्यकता होती है? कैसे निकालते टोटल? 2 इंटू N1 I1 माइनस क्या होता है N2 I1। हुआ कि नहीं हुआ? बट्टा सामान्य ट्रांसफॉर्मर कैसे निकाली जाती है? NP IP। हुआ कि नहीं हुआ? NP IP माइनस क्या प्लस NS इंटू IS। होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, आपने एक सवाल लिखा है। क्या लिखा है? एक सवाल पढ़ा आपने, NS जो होता है NS इंटू N। ये देखो आपको पाई, अच्छा 1 की बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया। 1 लिख दिया क्या, ताकि आपको ज्यादा याद होगा। ये देखो भाई नॉर्मल क्या जगह N1 इंटू I1, प्राइमरी में सेकेंड में N2 इंटू I2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 सेकेंड इंटू सेकेंड। इतना उतारा फोन आ रहा है थोड़ा, 2 मिनट। चलेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, गुणा में होता है। गुणा अगर होती है ना -2 इंटू -2 तो प्लस का 4 आता है। मैंने सीधा किया है। चलेंगे। अब एक बात बताओ, ये तो N1 इंटू I1 N2 इंटू I2।
अब बताओ N2 इंटू I2 बराबर किसको होता है? N1 इंटू I1 का नहीं होता क्या? तो इसको मैं अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 इंटू I2 किसके बराबर होता है? N1 इंटू I2 नहीं होता, तो इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। इसी जगह मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इसकी जगह मैंने किसकी वैल्यू लिख दी है? N1 इंटू I1 लिख सकते हैं ना। तो एक तो N1 ये हो गया, I1 ये हो गया, और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 2 नहीं हो गए क्या? तो मैं लिखूंगा 2 इंटू N1 I1। तो सामान्य ट्रांसफॉर्मर में वैसे भी तो नहीं लिख सकते 2 N1 इंटू I1। सर ये जो लिखा है इसके बारे में बात करते हैं, कहना क्या चाह रहे हो? देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर टोटल कैसे निकलते हैं? तांबा कितना चाहिए? 2 इंटू N1 I1 माइनस क्या होगा? N2 I1, यही तो है, अपॉन में कितना चलेगा? सामान्य ट्रांसफॉर्मर कैसे निकलता है? 2 N1 और I1 नहीं होगा क्या? 2 से 2 कट गया, ये जो नीचे वाला N1 I1 है ये दोनों के नीचे तो है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग। ऊपर तो चला N1 I1, अपॉन में क्या चलेगा? N1 I1 माइनस N2 I1, अपॉन में क्या चलेगा? N1 I1, ये तो दोनों के नीचे है ना, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। N1 इंटू I1 के नीचे भी लिख दिया, माइनस N2 I1 के नीचे भी मैंने अलग लिख दिया। अब N1 I1 से तो कट गया, तो यहां कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। इस I1 से ये I1 कट गया, तो माइनस का क्या बच गया? N2 माइनस N1 बचा कि नहीं बचा? और आपको पता है कि N2 बटा N1 क्या कहलाता है? K कहलाता है। क्या कहलाता है? K। और ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, अरे नहीं कहलाता क्या? है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस K, 1 माइनस K, यहां से 1 माइनस K चलेगा। और बराबर में क्या पड़ा इसके? ऑटो ट्रांसफॉर्मर तांबे की आवश्यकता, बट्टा क्या? सामान्य ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो सामान्य वाला है कहां चला जाएगा? इसके गुणा में चला जाएगा। तो इधर तो मैं लिख दूंगा जो P कॉपर है, P कॉपर। ऑटो में कितना चाहिए? ऑटो में कितना? शॉर्ट लिख देता हूं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की आवश्यकता बराबर 1 माइनस K, 1 माइनस K। और बट्टा किसने का? जो बट्टा में जो लिखा वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इनटू में क्या चला जाएगा? सामान्य ट्रांसफॉर्मर में तांबे की आवश्यकता, इनटू में लिख देंगे TF। नॉर्मल क्या लिख दिया? TF। तो कहना क्या चाह रहे हो सर? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो तांबे की आवश्यकता निकालने का, आपको अगर रटना चाहो रट लो, बनाइए सीधा, ये डेरिवेशन में पूरा बता दे कैसे होगा। रटना चाहो तो ऐसा लिख लो 1 माइनस K इंटू सामान्य ट्रांसफॉर्मर में तांबे की आवश्यकता। ये किसका फॉर्मूला गया? ऑटो ट्रांसफॉर्मर तांबे की आवश्यकता। आई क्या मेरी बात समझ में? ये पूरा डेरिवेशन है, आपको ये रखना। जान K की वैल्यू क्या होती है? K क्या? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। चला गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? N2 बटा में N1, जो कि ये पड़ा। एक बार ढंग से उतार लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। चले आगे देखो, अब एक होता है ऊर्जा स्थानांतरण। क्या होता है? ऊर्जा स्थानांतरण। चले क्या पढ़ना है? ऊर्जा स्थानांतरण। अगर सामान्य ट्रांसफॉर्मर, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? सामान्य ट्रांसफॉर्मर, यहां लिख देता हूं। नॉर्मल अगर है सामान्य ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा स्थानांतरण केवल इंडक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रेरण, इंडक्शन के द्वारा होता है। कोई पूछ ले क्यों? क्योंकि दोनों वाइंडिंग क्या होती है? अलग अलग। दोनों वाइंडिंग क्या होती है? अलग अलग। दोनों वाइंडिंग क्या होती है? तो क्योंकि दोनों वाइंडिंग अलग अलग होने के कारण सामान्य ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होता है? केवल इंडक्शन के द्वारा। केवल भाई वो बदलता रहेगा तभी तो दूसरी वाइंडिंग में चला जाएगा। अच्छा, अपने को ये पढ़ना मोस्ट, तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, किसमें? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा
स्थानांतरण, स्थानांतरण, इंडक्शन, इंडक्शन प्लस कंडक्शन, कंडक्शन दोनों के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है। कोई पूछ ले क्यों सर? क्योंकि इसमें एक पार्ट तो क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जैसे ये प्राइमरी होगी और ये मेरी क्या होगी सेकेंडरी। यहां जो ऊर्जा स्थानांतरण होगा वो तो किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कंडक्शन, क्योंकि दोनों पार्ट क्या कॉमन है। चलेंगे, जबकि यहां जो होगा वो किसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण? इंडक्शन द्वारा, क्योंकि एक कोई भी कॉमन पार्ट है और जहां कॉमन पार्ट नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता, उस वो क्या होता है? इंडक्शन के द्वारा। चले आगे। अच्छा, तो सब दो चीजें आ गई यहाँ पे ऑटो में। क्या होगी? एक तो हो गया किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा ट्रांसफर करना, स्थानांतरण। इंडक्शन के द्वारा स्थानांतरण है। निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो याद रखोगे आप, 1 माइनस के इनटू में हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता। चलेंगे, या इसको लिखते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता किस में मापी जाती है? केवी में। और क्षमता का प्रति कौन सी क्षमता होती है? आबादी क्षमता। तो एस केवी ऑटो, तो 1 माइनस के ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता। चले आगे। अगर आपको पूछे कंडक्शन की, किसकी पूछे? कंडक्शन के द्वारा कितनी होती है? कंडक्शन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण, इसके द्वारा अगर पूछे तो के इनटू क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मर की, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता। एस क्या होता है? क्षमता का प्रतीक। एस क्या होता है? क्षमता का प्रतीक होता है। चले आगे। मैंने कहा सर इतना बता रहे हो, एक न्यूमेरिकल बताओ। देखो, एक 20 केवी का ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, फॉर्मेशन रेशो 0.8 है। तो इंडक्शन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा, किसके द्वारा? कंडक्शन, दोनों के द्वारा जो ऊर्जा स्थानांतरण का मान बताओ। आई क्या मेरी बात समझ में? एक ट्रांसफॉर्मर है जो कितनी क्षमता का? 20 केवीए क्षमता। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वो भी कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एक 20 केवीए का ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? और ऑटो में होते हैं दोनों तरीके से, इंडक्शन और कंडक्शन। जबकि सामान्य ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? केवल इंडक्शन। एक 20 केवी का ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, उसके अंदर ऊर्जा स्थानांतरण दो तरीके से होता है, इंडक्शन और कंडक्शन। अब इंडक्शन के द्वारा कितनी ऊर्जा गई है और कंडक्शन के द्वारा कितनी ऊर्जा गई है, वो निकालना है। आपके पास फॉर्मूला पड़ा है। इंडक्शन के द्वारा कैसे निकलती है? 1 माइनस के इंटू एस केवी ऑटो। अब एक बात बताओ, 1 का 1 लिख दिया, क्या लिख दिया? 1 का 1 हो गया, माइनस के की वैल्यू कितनी दी है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू कितनी दी है आपको? 0.8। कितनी दी है? 0.8। तो 0.8 इंटू क्षमता, कितनी क्षमता का है? 20 केवी। कितने का है? 20 का। चले आगे। अच्छा, 1 माइनस में 0.8 घटाना तो 0.2 इंटू में क्या हो गया? 20 केवी। कितना हो गया? 20 केवी। किलो जैसे हटाऊंगा पीछे कितनी क्या जाएगा? 3 जीरो नहीं आ जाएगी क्या? या केवी में रखो ना, 20 केवी में रखो, 20 केवी। ये पॉइंट हटाए, नीचे कितनी जीरो आ गई? एक जीरो से एक जीरो, दोनों को गुणा करना, कितना के? 4 केवी। आई क्या मेरी बात समझ में? तो इंडक्शन के द्वारा ऊर्जा का कितना स्थानांतरण हुआ? 4 केवी। अच्छा, कंडक्शन के द्वारा निकालना, कंडक्शन के कैसे निकलता है? के इंटू ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता। के की वैल्यू कितनी है? 0.8 इंटू क्षमता कितनी है? 20 केवी। ये पॉइंट हटाए, नीचे कितनी जीरो? एक जीरो। पॉइंट जीरो से जीरो गया, कितनी हो गई? 16 केवी। 16 केवी। टोटल था कितने का? 20 का। भाई इधर से कितने केवी आ रही थी? 20 केवी तो आ रही थी।
अब इंडक्शन के द्वारा कितना निकली है 4 केवीए और कंडक्शन के द्वारा 16 केवीए, दोनों को जोड़ना तो कितनी होती है 20। और आपको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है कोई सा भी ट्रांसफार्मर किसमें परिवर्तन नहीं करता, शक्ति में और आवृत्ति में कोई परिवर्तन है। इसकी शक्ति कितनी थी 20 केवी की थी, बाहर भी कितनी निकली है, बाहर कितनी निकली है 20 केवी तो निकली है, टोटल जोड़ो 20 केवी नहीं निकली। वो बात अलग है कि इंडक्शन के द्वारा कितनी निकली है 4 केवी और कंडक्शन के द्वारा टोटल जोड़ दो कितना हो गया 20 केवी नहीं हो गया, हो जाएगा ना, चलेंगे। अब आपको लास्ट पढ़ना है ट्रांसफार्मर का लाभ और ट्रांसफार्मर की हानि सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में। उतरो चलेंगे। लास्ट बचा ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या पढ़ना है लाभ और हानि। ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ क्या पढ़ना है आपको, लाभ किसकी तुलना में, सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में, किसकी तुलना में, सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में। चलेंगे, चलो लाभ बताओ क्या क्या लाभ होंगे। पहला नंबर लाभ बताओ, वाइंडिंग की आवश्यक, वाइंडिंग कितनी होती है केवल एक, वाइंडिंग एक है तो कॉपर भी कम लगेगा, 2 वाइंडिंग होगा तो दो जितना लगे, एक है तो एक, तो इसमें क्या होती है कॉपर की आवश्यकता, कॉपर की आवश्यकता सामान्य ट्रांसफार्मर से, किससे, सामान्य ट्रांसफार्मर से कम होती है, कम होती है। आई क्या मेरी बात समझ में, सामान्य ट्रांसफार्मर से क्या होती है कम होती है, क्या होती है कम। पूछे कितनी होती है कैसे निकालोगे, पी कॉपर ऑटो के लिए कितना चाहिए, टोटल कितनी चाहिए, तांबे की आवश्यकता कितनी होती है 1 माइनस के इंटू सामान्य ट्रांसफार्मर, सामान्य ट्रांसफार्मर में कॉपर की आवश्यकता, कॉपर की आवश्यकता, ये फॉर्मूला अलग है और ये वाला अलग है जो आपने अभी पढ़ा था 1 माइनस के इंटू एस के वी ए ऑटो। ये किसका फॉर्मूला है, मिलता जुलता है ना थोड़ा, ये किसका फॉर्मूला है, ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, वो भी किसका, इंडक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, तो ये अलग है ये अलग है, चलेगा। अच्छा आपको कॉपर की आवश्यकता निकालनी है तो 1 माइनस के से किससे गुणा कर देंगे, सामान्य ट्रांसफार्मर कॉपर की आवश्यकता से। अगर आपको क्या निकालना है इंडक्शन से निकालनी है तो क्या लिख देंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या कर देंगे, क्षमता से गुणा कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। अच्छा दूसरा लाभ क्या बताओ इसका, इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है, दक्षता क्या होती है उच्च, दक्षता क्या होती है उच्च, सामान्य ट्रांसफार्मर से क्या होती है उच्च, क्यों कॉपर कम तो कम जाइएगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा दक्षता उच्च होती है, अभी के बाद कॉपर अगर कम चाहिए तो कौन सी हानि कम हो जाएगी, कॉपर हानि क्या होगी कम। तो सामान्य ट्रांसफार्मर से, सामान्य ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से इसमें कॉपर हानियां, कॉपर हानियां कम होती है, हानियां कम होती है। आई क्या मेरी बात समझ में, कॉपर हानियां क्या होती है कम, कॉपर हानियां कम होने के कारण क्या होती है, इसकी वीआर निम्न होती है, वीआर वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वीआर क्या होती है निम्न होती है, क्या होती है निम्न होती है। अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए वीआर, मैं आपको कराऊंगा वीआर क्या होती है, एक तरह का क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा उतना अच्छा बात है ना, इसकी वैल्यू कितना कितनी होती है निम्न होती है, क्या होती है निम्न होती है। पूरा इसके बाद टॉपिक आगे पढ़ लेंगे। वोल्टेज क्या होती है इसकी निम्न होती है, दक्षता उच्च होगी, कॉपर आने क्या कब होगी। अच्छा इसमें एक लाइन मोस्ट कर लेना इसको भी, अभी जो थोड़ी देर पहले गया इसमें भाई सामान्य ट्रांसफार्मर ऊर्जा स्थानांतरण केवल किससे होता है, इंडक्शन से होता है, इसमें किससे द्वारा होता है, दोनों के द्वारा। इसमें ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण, स्थानांतरण इंडक्शन, इंडक्शन तथा कंडक्शन, कंडक्शन दोनों के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, क्या होता है दोनों के द्वारा। अच्छा इंडक्शन से ऊर्जा स्थानांतरण निकालना है तो क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्शन से निकालेंगे तो 1 माइनस के इंटू एस के वी ऑटो नहीं होता क्या। अगर आपको किससे निकालना है, कंडक्शन से, तो कंडक्शन से कितना निकल जाएगा के इंटू एस के वी ऑटो। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा ना। चले आगे।
ये थे इसके क्या लाभ, क्या थे लाभ। अच्छा इसकी हानि है और इसके सबसे ज्यादा उसी पे, भाई इसका प्रयोग क्यों नहीं करते, इसका यूज क्यों नहीं करते इतने लाभ होने के बावजूद, क्योंकि इसमें एक क्या है घाटा है, एक हानि है, और जो इन सब पे क्या होती है भारी पड़ता है, क्या पड़ता है सब पे भारी। वो हानि देखो, हानि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हानि, हानि क्या होती है, इसमें वाइंडिंग एक होने के कारण, वाइंडिंग एक होने के कारण इसमें शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है, क्या होता है शॉर्ट सर्किट दोष ज्यादा होता है, दोष ज्यादा होता है। भाई वाइंडिंग तो एक है ना इनपुट और आउटपुट में, तो दोनों वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है आपस में, तो क्या हो जाती है शॉर्ट हो जाती है, बार बार क्या हो जाती है शॉर्ट। इसीलिए इसका यूज क्या करते हैं कम करते हैं। इसका उपयोग पूछा गया था एक बार, याद रखना, इसका उपयोग किस लिए करते हैं बूस्टर के रूप में, किसके रूप में करते हैं बूस्टर, या इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर, क्या बोलते हैं स्टेबलाइजर में यूज कहाँ करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का, बूस्टर था स्टेबलाइजर में। सर ये बूस्टर क्या चीज होती है, बूस्टर होता है एफी को बढ़ाने वाला साधन, क्या कहलाता है बूस्टर कहलाता है। हो जाएगा क्या, ये था आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कंप्लीट। इससे बाहर एक भी सवाल जाएगा नहीं, इसके अंदर 3 से 4 फॉर्मूले वो कंट्रास्ट होने चाहिए। कोई दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा, उतार लो बाकी।